अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं अब्दुल रज़ाक, लेक्चरर इन फिज़िक्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मुस्तफ़ाबाद कसूर। बच्चों, हम सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और अभी हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15.7 पे, ताकि हम इसके बाद न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट कर सकें। सो सबसे पहले है शॉर्ट क्वेश्चन 15.17। ओके जी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कैन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज द पावर लेवल। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो इनपुट पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट पावर के इक्वल आ सकती है। असल में आउटपुट पावर इनपुट पावर के इक्वल नहीं होती बल्कि कम होती है, लेकिन चलो एक आइडियल केस है जिसमें कोई रेजिस्टेंस लॉसेज नहीं है, तो भी जो आउटपुट पावर है वो आइडियल केस में भी इनपुट पावर के सिर्फ बराबर आ सकती है, उससे बढ़ नहीं सकती। ठीक है, और दरी बात है, जो ये वाली इनपुट है ये प्राइमरी पावर है और ये सेकेंडरी पावर है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं VP IP और यहाँ पे हम लिख सकते हैं VS IS। तो बच्चों, अब अगर आप यहाँ पे वोल्टेज लेवल को स्टेप अप करोगे तो करंट लेवल स्टेप डाउन हो जाएगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। सो इसलिए कोई भी ट्रांसफार्मर पावर लेवल को स्टेप अप नहीं कर सकता, पावर लेवल को इंक्रीज नहीं कर सकता। वो वोल्टेज को स्टेप अप करेगा तो करंट स्टेप डाउन कर देगा। अगर वोल्टेज स्टेप डाउन करता है तो करंट स्टेप अप हो जाएगा, लेकिन पावर लेवल वो इंक्रीज नहीं किया जा सकता। और यही स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो करती है। ठीक है, अगर आउटपुट पावर इनपुट से ज़्यादा हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वॉलेट हो जाएगा। हमें ये बताना पड़ेगा कि वो एनर्जी कहाँ से आ रही है। सो इन बातों का रेफरेंस देके आपने इस क्वेश्चन का ये जो पहला पार्ट है एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद कहते हैं इन अ ट्रांसफार्मर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, देन हाउ इज द पावर ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो पावर ट्रांसफर कैसे होती है? तो बच्चों, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास ये ट्रांसफार्मर कोर है और इस कोर के ऊपर आपने वाइंड की हुई हैं कुछ कॉइल्स, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लेट्स से ये आपने नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे इस तरह से वाइंड किए हुए हैं। सो अब यहाँ पे जो आपने वोल्टेज लेवल चेंज करने हैं उससे इसके अंदर करंट चेंज होना है, इसके अंदर करंट चेंज होने से फ्लक्स चेंज होना है, और जो सेकेंडरी कॉइल है सेकेंडरी कॉइल ने क्या करना है, सेकेंडरी कॉइल ने इस चेंज को अपोज करना है। सो भाई यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है वो किस तरह से होती है? वो होती है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज से। किस तरह से ट्रांसफ़र होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज से। वो क्या होता है, प्राइमरी कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक्ड होता है इस मैग्नेटिक कोर की वजह से, और जब भी यहाँ पे नॉर्थ की वैल्यू इंक्रीज कर रही होती है तो ये कॉइल उसके सामने नॉर्थ बनाती है। जब यहाँ नॉर्थ की वैल्यू कम हो रही होती है तो फिर ये नॉर्थ के सामने क्या बनाती है, साउथ बनाती है, और साउथ की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी तो भी साउथ बनेगा, साउथ की वैल्यू कम हो रही होगी तो नॉर्थ बनेगा। तो इसका मतलब है कि हमेशा ही सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स हैं ये इस तरह से अलाइन होते हैं कि ये अपने प्राइमरी कॉइल के अंदर जो चेंज इन फ्लक्स है ना उसकी वजह से होने वाला खुद के अंदर जो चेंज इन फ्लक्स है उसको अपोज कर रही होती हैं। तो भाई एनर्जी किस तरह ट्रांसमिट होती है? एनर्जी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज से ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि हर दफ़ा प्राइमरी कॉइल के अंदर चेंजिंग करंट एक चेंजिंग फ्लक्स जनरेट करता है, वो चेंजिंग फ्लक्स सेकेंडरी से गुजरता है और सेकेंडरी कॉइल उसको अपोज करने के लिए खुद बैक EMF बनाती है, और वही बैक EMF हमें आउटपुट पे मिल रही होती है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए उसे सिर्फ EMF कह देते हैं, बैक EMF नहीं कहते, क्योंकि वही बैक EMF तो हमें आउटपुट पे मिल रही है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के जरिए से एनर्जी प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल की तरफ ट्रांसमिट होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली। अब हम आते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, और शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन 15.18 when the primary of a transformer is connected to AC means the current in it is very small when secondary current is open but increases when secondary circuit is closed. Explain these facts. तो भाई पहली बात तो ये है कि यहीं पे मैं दोबारा से वही कॉइल बना रहा हूँ कि अगर कॉइल इस तरह से मौजूद है ये इसकी प्राइमरी कॉइल बनाते हैं दोबारा से। अब बच्चों यहाँ पे मैं एक प्राइमरी सिग्नल अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं उसको VP की तरह लिख रहा हूँ और मैं उसकी वोल्टेजेस ये शो कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि जब ये पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा होगा और ये नेगेटिव इंक्रीज कर रहा होगा, दैट मीन्स आप इस लूप में यहाँ से इधर जाओगे तो यहाँ पे बैक EMF बनेगी जो कि इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव होगी। इसे मैं क्या कहता हूँ? इसे मैं कहता हूँ बैक EMF EP प्राइमरी कॉइल के निस्बत से। ठीक है, सो फिलहाल यहाँ पे प्राइमरी कॉइल के अंदर जो चेंज इन वोल्टेज और उसको अपोज करने के लिए यहाँ पे सिर्फ EP मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे करंट अपोज हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है लेकिन बहुत थोड़ी, क्योंकि सिर्फ सेल्फ इंड्यूस्ड EMF ने, सिर्फ सेल्फ इंडक्शन के फिनोमेना ने ही अपने अंदर चेंज इन वोल्टेजेस को अपोज करना है। लेकिन जब आप यहाँ पे ये वाला सर्किट भी कनेक्ट कर देते हो, दैट मीन्स चलो आपने यहाँ पे लेट्स से मैं कहता हूँ कनेक्ट की भी हुई है,
उसकी वजह से लेट से मैं कहता हूँ कि जब ये वाला एंड आ रहा है तो इस एंड आने की वजह से पॉजिटिव ऊपर की तरफ बन रहा है, यहाँ नॉर्थ आ रहा है और नॉर्थ की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। इस वाले पहले क्वार्टर के अंदर नॉर्थ की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है, तो इस कॉइल ने क्या करना है, नॉर्थ के सामने अपना नॉर्थ बनाना है और यहाँ बनाना है साउथ। इसका मतलब है अगर नॉर्थ ऊपर की तरफ है तो करंट को इस तरह घूमना चाहिए, और हमारे केस के अंदर अगर करंट इस तरह घूमता है तो ये एंड पॉजिटिव बन जाएगा, ये एंड नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो है ईएमएफ इंड्यूस हो चुकी है, जो हमें आउटपुट के तौर पर मिल सकती है। लेकिन ये नॉर्थ और साउथ बनाने के लिए जरूरी है कि करंट घूमे भी। तो अगर आपने आउटपुट ऑफ किया हुआ है, कुछ कनेक्ट ही नहीं किया हुआ, तो फिर इस जो प्राइमरी पावर है ना, इसने सिर्फ अपनी सिर्फ अपनी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को ही अपोज करना है, और उसके लिए इसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब आप इसके क्रॉस लोड लोगे, जितना स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो कर पाएगा उतने ही ये नॉर्थ और साउथ जो है, इस नॉर्थ और साउथ को ज़्यादा अपोज कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक पोल्स इंड्यूस होने हैं वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंड्यूस हो सकेंगे जितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। सो इसका मतलब है अगर यहाँ पे करंट नहीं है या नॉर्थ और साउथ बनने को टेंड कर रहे हैं, बनेंगे नहीं, क्योंकि करंट नहीं घूमेगा, ठीक है। इसलिए चूंकि प्राइमरी पावर है उसको ज़्यादा अपोज नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे जो पावर आप डिलीवर कर रहे होगे वो बहुत स्मॉल होगी। एक्चुअली करंट फ्लो की इन्होंने यहाँ पे बात की, करंट तो वैसे ही कहीं फ्लो नहीं करता, वो सिर्फ तमाम चार्जेस अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करते हैं। लेकिन चलो आरएमएस करंट की भी बात हो, रूट मीन स्क्वायर करंट की भी बात हो, तो यहाँ पे जो करंट है वो बहुत कम पावर डिलीवर कर रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आप सेकेंडरी सर्किट को ऑन कर दोगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अब यहाँ पे आने वाले वोल्टेजेस ने इसको भी इसकी ऑपोजिशन को भी ओवरकम करना है, इसकी ऑपोजिशन को भी ओवरकम करना है, फिर प्राइमरी सोर्स को बहुत ज़्यादा पावर डिलीवर करनी पड़ेगी। और वोल्टेज सेम रखते हुए पावर ज़्यादा डिलीवर करने का मतलब क्या है, करंट का बढ़ जाना। तो ये तमाम फैक्टर्स आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर देने हैं। हमने ए और बी दोनों पार्ट्स कर लिए हैं। ए में उन्होंने पूछा था कि इज़ वेरी स्मॉल व्हेन सेकेंडरी सर्किट इज ओपन बट इंक्रीजेज व्हेन सेकेंडरी सर्किट इज क्लोज्ड, एक्सप्लेन दीज फैक्ट्स। तो हमने यहाँ पे ये वाले फैक्ट्स जो है वो एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और वो नेक्स्ट पार्ट क्या है, वो है एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। दोनों वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स 15.1 जो डिस्टेंस में ए से बी तक उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो क्या आपके पास बेटा लीनियर डिस्टेंस एस। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है an EMF of 0.45 volt is induced between the ends of a metallic bar moving through the magnetic field of 0.22 टेस्ला। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे कहा गया कि एक EMF इंड्यूस हो रही है जिसकी वैल्यू है 0.45 वोल्ट, जब वो किसी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में चलती है जिसकी स्ट्रेंथ 0.22 टेस्ला है। अब कहते हैं व्हाट फील्ड स्ट्रेंथ वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन EMF ऑफ 1.5 वोल्ट बिटवीन द एंड्स ऑफ द बार assuming that other factors remain the same। so required है ये सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी आपको फाइंड करनी है। अब इन दोनों को 1 और इन दोनों को 2 का नाम दे दें, बाकी तमाम फैक्टर्स हमने सेम रखने हैं। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि हम कहेंगे कि मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस VBL साइन थीटा। यहाँ पे जो थीटा है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में है, और बाकी तमाम फैक्टर्स तो सेम है। इस हिसाब से हमारी ये इक्वेशंस दो तरह की बनेंगी, एक होगी E1 इज इक्वल टू माइनस V B1 L साइन थीटा, और दूसरी इक्वेशन बनेगी E2 इज इक्वल टू माइनस V B2 L साइन थीटा। अब यहाँ पे बाकी के साथ 1 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म्स हैं। सो इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कंडीशन कुछ इस किस्म की होगी कि E1 ओवर E2 क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी B1 ओवर B2। सो B2 को सिर्फ ले जाएं, ये बनेगी B2 इज इक्वल टू E1 ओवर B1 इंटू E1 ओवर E2 इज इक्वल टू B1। सो B2 इज इक्वल टू B1 E2 ओवर E1। सो B2 इज 0.22 टेस्ला इंटू 1.5 ओवर 0.45। सो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 0.73 टेस्ला या फिर 730 मिली टेस्ला, ठीक है। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और वो न्यूमेरिकल कौन सा है, 15.2। क्वेश्चन क्या है, द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B इन अ रीजन बिटवीन द पोल फेसेस ऑफ अ हॉर्सशू मैग्नेट इज 0.45
0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। उसका मतलब है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी है, वो है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और इस क्वेश्चन के मुताबिक वो जिस रीजन में है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे मैं इस लाइन से शो कर रहा हूँ कि ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ स्ट्रेट वायर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, दैट मीन्स लेंथ कितनी है, लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर का क्या मतलब होगा, 0.05 मीटर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स हमारे पास जो वायर है वो किस तरह से प्लेस्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस्ड है। दैट मीन्स लेंथ यहाँ पे इस तरह से बनेगी। उसके बाद क्या कहते हैं, When it is moved in a direction at an angle of 60 डिग्री with the horizontal। तो भाई ये कंडक्टर है ना, आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक्चुअली हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री पे मूव करना है। तो अगर ये लाइन हमारी जो डॉटेड लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी किस तरफ है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो फाई की वैल्यू है ये कितनी है, 60 डिग्री है। और बच्चों जो वेलोसिटी है वो कितनी दी गई है, वो दी गई है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, ये बनती है 1.00 मीटर पर सेकेंड। सो रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई। सो कैसे सॉल्व करना है, इसका तरीकाकार है कि आप अगेन मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला लगाएं, वो क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस VBL साइन थीटा। बच्चों आपको पता है कि ये वाला एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ ये 60 डिग्री बन रहा है। दैट मीन्स जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 नहीं बना रही, बल्कि हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रही है। और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो ज़रा बताइए कि ये जो टोटल एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हुआ, ये बना 150 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि जो हमारा थीटा है वो है 90 डिग्री प्लस 5, दैट मीन्स 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो हमारा जो थीटा है वो कितना बनता है, 150 डिग्री बनता है। ठीक है। सो इस हिसाब से जो आंसर होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू, अब माइनस साइन हटा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। वेलोसिटी है 1, मैग्नेटिक फील्ड है 0.5, लेंथ है 0.05 इंटू साइन ऑफ 150 डिग्री। ठीक है। सो यहाँ पे जो ईएमएफ है वो कितनी होगी, वो होगी 1.25 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट। बच्चों अब आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि कुछ बुक्स ने यहाँ पे जो एंगल है ना वो 150 के बजाय 30 डिग्री भी लिखा होगा। तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये वेलोसिटी का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है, ये नहीं बताया कि ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर ये वेलोसिटी इस तरफ भी होती, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में होती वेलोसिटी, ये वाला एंगल 60 डिग्री बन रहा होता, तो फिर ये एंगल कितना होता, ये होता 30 डिग्री। और बच्चों जो आंसर साइन 150 का आता है वही आंसर साइन 30 का भी आता है। तो इसमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे आप साइन पुट करते हो 150 या साइन 30 पुट करते हो, दोनों केसेस में आंसर सेम होंगे। ठीक है। सो हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। (15.3) A coil has 10 loops. Each loop has an area of 1.5 into 10⁻³ meter square. A magnetic field perpendicular to the surface of each loop. That means अगर हमारे पास ये कोई लूप है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये लूप इस तरह से बनी हुई है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वो इस लूप के साथ परपेंडिकुलरली अप्लाइड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये उन्होंने क्या कहा है, द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ईच लूप एट ऑल टाइम। दैट मीन्स ये इसके साथ तो 90 डिग्री बना रही है, लेकिन जो नॉर्मल टू द सरफेस है उसके साथ क्या बना रही है, 0 डिग्री। इस हिसाब से जो थीटा लिखना है वो हमने 0 डिग्री लिखना है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स के फार्मूले में मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल में एंगल होता है, ना कि सरफेस में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल होता है। तो ये बात कर ली हमने। उसके बाद क्या कहते हैं, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज फ्रॉम 0.05 टेस्ला टू 0.06 टेस्ला इन 0.1 सेकेंड। सबसे पहले डेल्टा बी निकाल लेते हैं, वो होगी BF माइनस BI, दैट मीन्स 0.06 माइनस 0.05 टेस्ला, दैट मीन्स 0.01 टेस्ला। और टाइम कितना है, टाइम है 0.1 सेकेंड। फाइंड द एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल। सो इंड्यूस्ड EMF फाइंड करनी है। वो एक की वैल्यू क्या यहाँ पे गिवन है बेटा, R, तो आप यहाँ पे लिखिए R, P
अच्छा जी, ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स चेंज को डील करती है, वो होती है माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। फर्दर यहाँ पे माइनस एन डेल्टा फाई की जगह पे डेल्टा बाहर लिख रहा हूँ, डेल्टा ओवर डेल्टा टी, और यहाँ पे लिख रहा हूँ बी ए कॉज ऑफ थीटा। कौन सी चीज़ चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला फर्दर क्या बन जाएगा, माइनस एन डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी ए कॉज ऑफ थीटा। सो जो वैल्यू चेंज हो रही है डेल्टा उसके साथ लिखा है, बाकी टर्म्स कांस्टेंट कर दी हैं, तो आंसर क्या होगा, एन की वैल्यू कितनी है 10, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.01, टाइम कितना है 0.1, एरिया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड कॉज ऑफ 0 डिग्री। तो बच्चों एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पे 1.5 तो आंसर में आना ही आना है। तो बाकी आप ज़बानें भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसका आंसर कितना आ रहा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट या फिर 1.5 मिली वोल्ट। ठीक है बच्चों, इसका आसान हल ये है कि जारी बात है कि जब आप 0.01 को 0.1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 0.1। 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1 हो जाएगा, और बाकी जो फैक्टर बचा हुआ है आंसर सेम उसी वाला आना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 15.3 कर लिया, अब हम 15.4 की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया वो किसके इक्वल आ गया बेटा, v स्क्वायर ओवर r की। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपके पास, 15.4 है, a circular coil has 15 turns, that means number of turns are 15, each of radius 2 centimeter, that means 0.02 meter. The plane of coil lies 40 डिग्री टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स ये जो हमारे पास कॉयल है, अगेन इसके वो प्लेन की बात की गई है कि लेट से ये हमारी कॉयल है और कॉयल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या एंगल बना रहा है। आपने इस तरह से स्ट्राइक किया मैग्नेटिक फील्ड कि वो इस जो प्लेन है उसके साथ कितना एंगल बना रही है, 40 डिग्री बना रही है। लेकिन आपको पता है फ्लक्स के लिए हमें तो नॉर्मल में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल लेना होता है। तो बच्चों आपको पता है कि जब ये एंगल 40 बन रहा होगा तो बताइए ये एंगल कितना बन रहा होगा, ये एंगल बन रहा होगा 50 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 50 डिग्री होगा। सो अगेन मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो ये कि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ एरिया के साथ 40 डिग्री बना रही है। तो जब वो प्लेन ऑफ एरिया के साथ 40 डिग्री बना रही होगी तो जारी बात है यहाँ से यहाँ तक का एंगल तो 90 है। अगर ये एंगल 40 है तो ये कितना हुआ, ये हुआ 90 - 40, और वो कितना होता है, वो होता है 50। तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ पे भी बनेगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि फाई की वैल्यू तो 40 डिग्री गिवन है, लेकिन जो थीटा है वो 90 - फाई के इक्वल है। इसका मतलब है अगर आप 90 - 40 डिग्री लिखोगे तो आंसर थीटा का कितना आएगा, 50 डिग्री। तो यहाँ पे नॉर्मल में और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 50 डिग्री बन रहा है। तो अगर ये ना किया तो आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, The plane of coil lies at 40 degree to a uniform magnetic field of 0.02 टेस्ला। तो भाई ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.02 टेस्ला है। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। लेकिन जो स्टेटमेंट का अगला हिस्सा है वो क्या है, वो कहा गया है द फील्ड इज इंक्रीज्ड बाय 0.5 टेस्ला। बच्चों अब दो बातें हो सकती थी, एक ये कि चलो इसको तो इनिशियल कहें ना, अगर कहा जाता कि मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड टू 0.5 टेस्ला तो मैं फाइनल मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला लिखता, और डेल्टा बी का आंसर क्या आता है, वो आता बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, दैट मीन्स 0.5 माइनस 0.2 दैट मीन्स 0.3 टेस्ला। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना इसका चेंज 0.3 टेस्ला है। दोबारा सुन लिए, अगर क्वेश्चन होता कि द मैग्नेटिक फील्ड द इनिशियल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.2 टेस्ला विच इज इंक्रीज्ड टू 0.5 टेस्ला, तो चेंज जब लेता तो आंसर 0.3 टेस्ला होता। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे उन्होंने कहा है द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड बाय 0.5 टेस्ला। इसका मतलब है कि इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, डायरेक्टली डेल्टा बी की वैल्यू दी है, और डेल्टा बी कितना लिखा है 0.5 टेस्ला। ठीक है, उन्होंने इनिशियल से फाइनल की बात नहीं की, उन्होंने कहा है कि जो भी इनिशियल वैल्यू उसको छोड़िए, द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड बाय 0.5 टेस्ला, तो डेल्टा बी डायरेक्टली 0.5 है। फिर आपको 0.5 फाइनल लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्यों लिखा है उस पर बात करते हैं आगे हम। अच्छा जी, इन 0.2 सेकेंड, तो डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी है 0.2 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस। तो सोल्यूशन क्या है कि रिक्वायर्ड क्या है कि हमें यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और अगेन फार्मूला वही है, E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, जिसे हम फर्दर लिख लेंगे माइनस एन डेल्टा ओवर डेल्टा टी,
और साथ लिखेंगे बी ए कॉज ऑफ थीटा। चेंज क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, सो ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी इंटू ए कॉज ऑफ थीटा। वैल्यूज पुट कीजिए, क्या बनेंगी, इज इक्वल टू माइनस, छोड़िए 15 लिखिए सिर्फ, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें चेंज कितना आ रहा है 0.5 टेस्ला, टाइम कितना है 0.2 सेकेंड, और एरिया कितना है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई लिखिए और रेडियस वो लिखा हुआ है 0.02 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 0.02 का स्क्वायर आएगा, और साथ कॉज ऑफ थीटा की जगह पे क्या आएगा, कॉज ऑफ 50 डिग्री, 40 डिग्री के बजाय 50 डिग्री लिखना है। अब बच्चों आप इसका ज़रा आंसर निकाल के देखो कैलकुलेटर पे, जो भी आंसर आएगा वो 1.8 इंटू 10 की पावर -2 वोल्ट नहीं होगा। इसका मतलब है यहाँ पे इन्होंने ना एक टाइपिंग की मिस्टेक की है, वो ये कि जो इन्होंने लिखा है इफ़ द फील्ड इज़ इंक्रीज्ड बाय 0.5 टेस्ला, वो गलत लिखा है, ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे बाय की जगह पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। दैट मीन्स ये काम नहीं करना, इंक्रीज्ड बाय नहीं पढ़ना आपने, इसे इंक्रीज्ड 2 पढ़ना है। तो यहाँ पे आप काट के बाय की जगह पे 2 लिख लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना कि पेपर में अगर यहाँ पे बाय आ भी गया तो आपने बाय लिखा होने के बावजूद 2 के हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.2 टेस्ला टू 0.5 टेस्ला। इस हिसाब से डेल्टा बी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0.3 टेस्ला पुट करूँगा तो उससे आंसर क्या आएगा, उससे आंसर आएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2 वोल्ट, या फिर 18 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट, या फिर 18 मिली वोल्ट, ठीक है। सो यहाँ तक हमने 15.4 जो न्यूमेरिकल है वो भी कर लिया है। ऑब्जेक्ट एक्चुअली स्ट्रेट लाइन में जाता है, सेंटीमीटर फोर्स को सेंटर की तरफ खींचेगी। सेंटरिंग का मतलब क्या होता है, वर्ड का सेंटर। 15.5 Two coils are placed side by side. An EMF of 0.8 volt is observed in one coil when current is changing at the rate of 200 ampere per second in other coil. तो दैट मीन्स हमारे पास जो EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी है उसकी वैल्यू कितनी है, वो है 0.8 वोल्ट, और जो करंट चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी, उसकी वैल्यू कितनी है, वो है 200 एम्पियर पर सेकेंड। वट इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 coils? So required is म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 coils M, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, क्या आंसर आएगा, ई एस इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी, या फिर M इज इक्वल टू माइनस ई एस ओवर डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, नेगेटिव साइन हटा लीजिएगा क्योंकि हमें ऑपोजिशन से फिलहाल गर्ज नहीं है। सो M इज 0.8 ओवर 200, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 4 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी, या फिर 4 मिली हेनरी, ठीक है। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम करते हैं 15.6। ओके जी, a pair of adjacent coil has mutual inductance of 0.75 Henry. So mutual inductance is 0.75 Henries. If the current in the primary coil changes from 0 to 10 ampere, I initial 0 ampere, I final 10 ampere. Delta I is I final minus I initial, that is 10 minus 0, that means 10 amperes in 0.025 seconds. So delta T is 0.025 seconds. What is the average induced EMF in the secondary? That means पूछा गया है कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो EMF इंड्यूस हो रही है उसकी एवरेज वैल्यू क्या है। फार्मूले में ऑलरेडी एवरेज वैल्यू मौजूद है। What is the change in flux in the secondary if the secondary has number of turns 500? That means अगर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 500 टर्न्स है, तो बताइए कि जो सेकेंडरी के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है वो कितना है, ठीक है। सो ये वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। ओके जी,
सॉल्व करते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्शन वाला फार्मूला, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला यूज़ करते हैं। ES इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा IP ओवर डेल्टा T। सो ES इज M की वैल्यू कितनी है 0.75, डेल्टा I कितना है 10 एम्पेयर और टाइम कितना है, टाइम है 0.025 सेकेंड। तो इस हिसाब से जो सेकेंडरी के अंदर EMF इंड्यूस होती है वो कितनी होती है 300 वोल्ट। अब अगर फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज़ किया जाए तो वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला इस तरह से लिखा जाएगा। तो अगर आपको डेल्टा फाई एस निकालना है तो बाकी टर्म्स उस तरफ ले जाएं, ये डेल्टा टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन एस उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे अकेला डेल्टा फाई बचेगा जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल्टा फाई एस, और इस साथ बेशक आप यहाँ पे माइनस साइन भी लगा दीजिए जो कि आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करते हुए यहाँ से हटा लेना है। सो डेल्टा फाई एस इज इक्वल टू माइनस साइन हटा रहे हैं, ई एस की वैल्यू कितनी है 300 वोल्ट, साथ है 0.025 ओवर नंबर ऑफ टर्न्स 500। तो बच्चों इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 वेबर या फिर 15 मिली वेबर। ठीक है, सो ये हमारे पास फ्लक्स चेंज आ गया। ओके जी, क्वेश्चन है अ सोलेनॉइड हैज 250 टर्न्स एंड इज 250 एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 2.4 मिली हेनरी, दैट मीन्स 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी। What is the flux through each turns when the current is 2 एम्पेयर? दैट मीन्स जब I की वैल्यू 2 एम्पेयर है तो उस वक्त बताइए इसमें से गुजरने वाला कांस्टेंट फ्लक्स कितना है, दैट मीन्स फाई की वैल्यू बताइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड व्हेन द करंट चेंजेस एट, दैट मीन्स अगर डेल्टा I वो 20 एम्पेयर पर सेकेंड हो तो फिर बताइए कि जो EMF इंड्यूस्ड है वो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF उसकी वैल्यू कितनी होगी। बच्चों मीनवाइल आपके जो क्वेश्चन है वो काइंडली टाइप कर दें। और बच्चों कोई चीज़ इस चैप्टर में भी तक रहती है, पिछली जो प्रीवियस टॉपिक्स हमने पढ़े हैं तो वो भी काइंडली टाइप कर दें। So, बच्चों सबसे पहले कांस्टेंट फ्लक्स कैलकुलेट करना है और उसका फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स थ्रू एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इटसेल्फ। ये हमने सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के टॉपिक में पढ़ा हुआ है और इस क्वेश्चन में जो कांस्टेंट आता है वो आता है सेल्फ इंडक्टेंस। अब अगर आपको फाई फाइंड करना है कांस्टेंट तो क्या आएगा LI ओवर एन। सो फाई क्या बन जाएगा, वो बनेगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3, I की वैल्यू है 2 और नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 250। सो इस हिसाब से जो आंसर बनता है वो कितना बनता है फाई का 1.92 इंटू 10 टू द पावर -5 वेबर्स। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। उसके बाद क्या है EMF इंड्यूस, तो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला क्या होता है -L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। सो EL इज 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 20। तो ये क्या बनेगा 4.8 इंटू 10 की पावर -2। या फिर आप इसे 48 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट भी लिख सकते हैं और इसे फर्दर 48 मिली वोल्ट भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सो यहाँ तक हमने न्यूमेरिकल 15.7 कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल 15.8। ओके जी, अ सोलेनॉइड हैज लेंथ ऑफ, सोलेनॉइड हैज लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर या फिर 0.080 मीटर्स एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, हैज 200 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 200। फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड व्हेन कोर इज एयर, दैट मीन्स जब μr 1 है तो उस वक्त आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करनी है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल।
उसके बाद इफ द करंट इन द सोलेनॉइड इंक्रीज्ड थ्रू 1.5 एम्पियर, दैट मीन्स डेल्टा आई अगर 1.5 एम्पियर है कितनी देर में, 0.2 सेकेंड में, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड भी फाइंड करनी है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या पड़ा हुआ है, एन स्क्वायर म्यू नॉट म्यू आर ए एल, क्योंकि एयर कोर है तो म्यू आर की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, लेकिन इस एन की जगह पे हम पुट कर लेते हैं एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, म्यू नॉट म्यू आर अब नहीं लिख रहा हूँ, ए इंटू एल, तो इस लेंथ को इससे काटते हैं, क्या फार्मूला बन गया, एन स्क्वायर ओवर एल म्यू नॉट ए। सो ये फार्मूला बन जाएगा 200 स्क्वायर ओवर 0.08 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, और एरिया कितना है 0.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सो सेल्फ इंडक्टेंस विल बी 2.12 इंटू 10⁻⁻4 हेनरी या फिर 212 माइक्रो हेनरी। सो ये इसकी सेल्फ इंडक्टेंस है। अब सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करनी है, और उसका फार्मूला क्या होता है, माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। सो क्या बनेगा, ई एल इज इक्वल टू 2.12 इंटू 10⁻⁻4, डेल्टा आई कितना है 1.5 और डेल्टा टी कितना है 0.2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का आंसर कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻3 वोल्ट, जो कि 1.6 मिली वोल्ट के इक्वल आएगा। तो बच्चों यहाँ तक हमने 15.8 न्यूमेरिकल कर लिया है। अब ज़रा चूंकि लेक्चर का टाइम ओवर होने की तरफ जा रहा है तो मैं ज़रा आपके क्वेश्चंस ले लूँ। बच्चों कोई क्वेश्चंस हैं या कोई टॉपिक रह गया हमारे प्रीवियस जितना हमने पढ़ा है उसमें, तो काइंडली बता दें। ओके बच्चों, आप लोगों के फिलहाल कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आइए एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। When current changes through a coil, changes from 100 milliampere to 200 milliampere, that means 0.2 एम्पेयर, डेल्टा आई क्या बनेगा, वो बनेगा आई फाइनल माइनस आई इनिशियल, दैट मीन्स 0.2 माइनस 0.1, दैट मीन्स 0.1 एम्पेयर इन 0.005 सेकेंड्स, 5 मिली सेकेंड्स में चेंज हो रहा है। सो डेल्टा टी इज 0.005 सेकेंड एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 40 मिलीवोल्ट, 40 millivolt, that means 0.04 volt is produced in the coil. What is self inductance of the coil and find energy stored in the coil. So बच्चों सबसे पहले हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला यूज करते हैं, माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। सो एल इज EL over delta I over delta T. So L is 0.04 over 0.1
over 0.005, तो सेल्फ इंडक्टेंस विल बी 2 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -3 हेनरी या फिर 2 मिली हेनरी। उसके बाद आपने एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 1/2 Li²। तो भाई अब हमारे पास यहाँ पे 1/2 होगा और I की वैल्यू आई गेस फाइनल वाली वैल्यू पुट करनी होगी, क्योंकि जाहिर बात है करंट फाइनल जब है उस वक्त एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू पूछी जाएगी। तो यहाँ पे जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसको कितनी होगी? 2 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -3 और करंट कितना है? 0.2 का स्क्वायर। तो उसका नतीजा क्या होगा कि एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी? एनर्जी स्टोर्ड होगी 0. अच्छा बच्चों, आई थिंक यहाँ पे जो आई है वो एवरेज करंट है, आई थिंक फाइनल करंट था ये तो। सो इसका आंसर कितना होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए अच्छा, फाइंड द एनर्जी इंक्रीज्ड डेल्टा यू पूछा हुआ है। हमें क्या पूछा हुआ है? डेल्टा यू। तो डेल्टा यू अब हम तब निकाल सकेंगे जब हमें इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू दोनों ही पता होंगी, ठीक है। सो हम सबसे पहले यू इनिशियल फाइंड आउट करते हैं और वो कितना है? 1/2 Li इनिशियल का स्क्वायर। तो ये होगा 1/2 इंटू 2 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -3 और I इनिशियल कितना है? I इनिशियल है 0.1 का स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा, अब ये 10 की पावर -1 उसका स्क्वायर 10 की पावर -2 होता है, तो ये बन जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -5 जूल्स। और उसके बाद जो U फाइनल है वो कितना होगा? वो होगा 1/2 Li फाइनल का स्क्वायर और वो कितना होगा? 1/2 इंटू 2 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -3 और I फाइनल कितना है? 0.2 का स्क्वायर। तो बच्चों ऐसे समझाने की वजह से मैं इस तरह लिख लेता हूँ कि चलो ये तो कट गए, ये बना 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर। तो आंसर कितना है? ये बनता है 10 की पावर -3 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -2, दैट मीन्स 4 इंटू 10 की पावर -5 जूल्स। तो डेल्टा यू क्या आएगा? डेल्टा यू होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो ये कितना बनता है? 4 इंटू 10 की पावर -5 जूल माइनस 1 इंटू 10 की पावर -5 जूल। सो 4 - 1 कितना होता है? 3 इंटू 10 की पावर -5 जूल। अगर मैं इसे इस तरह लिखूँ 3 इंटू 10 की पावर -2 इंटू -3 जूल्स, तो क्या बनेगा? 0.03 इसके लिए और बाकी -3 को लिख दीजिए मिली जूल्स। तो यहाँ तक हमारा आंसर है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं ज़रा एक दफ़ा आपके क्वेश्चन देख लूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो रिप्लाई कर दूँ। ओके बच्चों, आप लोगों को का कोई क्वेश्चन तो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो इंशाल्लाह ताला हम कल बाकी के अपने नुमेरिकल्स करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही था। खुदा हाफिज़।